सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। आज के वीडियो में हम व्याकरण से संबंधित आगे के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, इससे पूर्व हम संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी कंप्लीट कर चुके हैं। व्याकरण से संबंधित 30 प्रश्नों को हमने देख लिया है। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक, लगभग सारा सिलेबस हम चैनल पर पढ़ चुके हैं। सेकंड ग्रेड से संबंधित सारा कंप्लीट सिलेबस हम चैनल पर पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या आपको इस बारे में पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं, या फिर आप चैनल पर जाकर भी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपने काम के वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न और व्याकरण से संबंधित 31वां प्रश्न है, दाक्षी पुत्रः कः। दाक्षी पुत्र के रूप में किसको जाना जाता है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या फिर कैयट? तो दाक्षी पुत्र के रूप में जाना जाता है पाणिनि को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। 32वां प्रश्न है, महाभाष्ये प्रदीप टीका कः विरचितवान। महाभाष्य पर प्रदीप नामक टीका किसके द्वारा रची गई? हेमचंद्रः, नागेशः, कैयटः, भट्टोजी दीक्षितः। तो किसने प्रदीप टीका लिखी है महाभाष्य पर? वो है कैयट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, सपाद सप्ताध्यायाम कति पादा सन्ति। सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद हैं? सपाद सप्ताध्यायी किसे कहा जाता है? तो कितने पाद हैं सपाद? सपाद सप्त, तो कितने हो जाएंगे? 7 और एक पाद। एक पाद में कितना होगा? 1/4। तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 29, क्योंकि एक अध्याय में 4 पाद हैं तो 7 अध्याय में कितने पाद होंगे? 28, और उसके साथ एक और, तो कुल 29 जो पूर्व के अष्टाध्यायी के पाद हैं उनको सपाद सप्ताध्यायी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। अगर आप इस विषय को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सपाद सप्ताध्यायी है, तो आप संज्ञा प्रकरण से संबंधित पूर्व के वीडियोस चैनल से देख सकते हैं। संस्कृत व्याकरण नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने डिटेल से संज्ञा प्रकरण को पढ़ा है, तो वहाँ से आप ये विषय समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 34वां प्रश्न है, अष्टाध्याय्याः प्रथम सूत्रम किम। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, क्या है? वृद्धिरादैच, अदेंग गुण या फिर हलन्त्यम? तो प्रथम सूत्र हो जाएगा अष्टाध्यायी का वृद्धिरादैच। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न पूर्व में भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। 35वां प्रश्न है, अष्टाध्याय्याः अंतिम सूत्रम किम। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? हलन्त्यम, चूटु, या फिर अदेंग गुणः? तो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है अ। तो आपको अंतिम और प्रथम दोनों ही सूत्र अष्टाध्यायी से संबंधित याद रखने हैं। 36वां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य संज्ञा भवति। माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण होता है उसकी क्या संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा होती है? प्रत्याहार संज्ञा, इत संज्ञा, पद संज्ञा या फिर वृद्धि संज्ञा? तो माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण होते हैं वो इत संज्ञक होते हैं, केवल प्रत्याहार के निर्माण के लिए वो होते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 37वां प्रश्न है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम भवति। प्रत्याहार संज्ञा का विधायक सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता, आदिरन्तेन सहिता, सुप्तिङन्तं पदम या फिर तस्य लोपः? तो यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रत्याहार संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र होता है आदिरन्तेन सहिता। ऑप्शन नंबर 2। 38वां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु स्वर संबंधी सूत्राणि कति। कितने सूत्र स्वरों से संबंधित है माहेश्वर सूत्रों में? 4, 5, 9 या फिर 10? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 सूत्र। पूर्व के जो 4 सूत्र हैं माहेश्वर सूत्रों में, अ, इ, ऊण, रील, ऋ, क, ए, ओ, अंग, ऐ, औ, च, ये चारों स्वरों से संबंधित है। इसमें स्वरों का विधान किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
39वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु कति सूत्राणि व्यंजन वर्ण संबंधिता सन्ति। माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्र व्यंजन वर्णों से संबंधित हैं? 4, 5, 9 या फिर 10। तो कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिनमें से पूर्व के 4 स्वरों से संबंधित हैं और अंतिम 10 व्यंजनों से हलों से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 40वां प्रश्न है संस्कृत वर्णमालायां कति स्वर वर्णाः सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर वर्ण हैं? कितने स्वर माने गए हैं संस्कृत वर्णमाला में? 9, 12, 14 या फिर 25। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 9 स्वर वर्ण माने गए हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 9 स्वर माने गए हैं संस्कृत वर्णमाला में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर आप संस्कृत वर्णों से संबंधित, संस्कृत वर्ण विचार से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो हमने बहुत ही अच्छा अध्ययन किया है। NCERT 9th और 10th संस्कृत ग्रामर व्याकरण विधि, इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें कि हमने NCERT की 9वीं और 10वीं कक्षा में चलने वाली संस्कृत व्याकरण की पुस्तक के अनुसार अध्ययन किया है। तो उसमें बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से वर्णों से संबंधित बात की गई है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं वर्ण विचार से संबंधित। 41वां प्रश्न है संस्कृत वर्णमालायां कति व्यंजन वर्णा सन्ति। संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 9, 25, 33 या फिर 42। तो कितने हैं व्यंजन, कितने हैं? तो व्यंजन है कुल 33। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कति उदित वर्णा। उदित वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्णों में कितने वर्ण उदित वर्ण हैं? 9, 14, 25 या फिर 33। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके अंतर्गत आने वाले पांचों वर्ण, अर्थात कुल ये 25 वर्ण जो कि वर्गों के अंतर्गत आते हैं, ये उदित कहलाते हैं। क्योंकि कु, चु, टू, इस विषय में हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं। इसमें उ की संज्ञा होती है, इस कारण ये उदित वर्ण कहलाते हैं और इनकी संख्या है 25। 43वां प्रश्न है पाणिनि शिक्षा ग्रंथानुसारे संस्कृते कति वर्णा सन्ति। पाणिनि शिक्षा नामक ग्रंथ के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं? 42, 45, 63 या 64 या फिर 82। तो पाणिनि शिक्षा में पाणिनि ने 63 या 64 वर्ण माने हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कति स्पर्श वर्णा। स्पर्श वर्ण कितने हैं? तो 4, 5, 9 या 25। तो स्पर्श वर्णों की संख्या है 25। जो उदित है, पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण, वो ही स्पर्श के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है ऊष्म वर्णेषु न गण्यते। ऊष्म वर्णों में नहीं गिना जाता, ऊष्म वर्णों में सम्मिलित नहीं है। श, श, स या फिर र। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। र ऊष्म वर्णों में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन से ऊष्म वर्ण है? श, श, श और ह। तो ह हो जाएगा यहाँ पर र के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। 46वां प्रश्न है अंतःस्था वर्णा सन्ति। अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं? श, 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 ह, य, र, ल, व, कु, चु, टू, तु, पु या फिर सभी। तो अंतःस्थ वर्ण के रूप में जाना जाता है य, र, ल, व, क्योंकि इनको उच्चारित करते समय, इनका उच्चारण करते समय वायु मुख में ही रहती है, अंदर ही स्थित रहती है, इसलिए इनको जाना जाता है अंतःस्थ के नाम से। 47वां प्रश्न है ज्ञ वर्णे संयोजनम अस्ति। ज्ञ वर्ण में किसका संयोजन होता है? ग और य का, ज और य का, क और य का या फिर ज और य का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ज्ञ में क्या क्या होता है? इसमें होता है ज और य। इस तरह से ये दोनों मिलकर ज्ञ बनते हैं। वस्तुतः इसका जो सही उच्चारण है वो ज्ञ ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 48वां प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु कस्य इत्संज्ञक वर्णस्य द्विवारं प्रयोगः भवति। माहेश्वर सूत्रों में किस इत्संज्ञक वर्ण का 2 बार प्रयोग होता है? ह, ल, ण और ट। तो
यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न इत संज्ञक वर्ण का 2 बार प्रयोग होता है। पिछले वीडियो में हमने इस तरीके का प्रश्न देखा था कि माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किस वर्ण का, इत संज्ञक का नहीं, किस वर्ण का 2 बार प्रयोग होता है माहेश्वर सूत्रों में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49वां प्रश्न है, सर्वाधिक प्रत्याहाराणाम निर्माणम केन इत संज्ञक वर्णेन क्रियते। सर्वाधिक प्रत्याहारों का निर्माण किस इत संज्ञक वर्ण के द्वारा किया जाता है? न, श, ल, श व ल दोनों। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श और ल, इन दोनों इत संज्ञक वर्णों की सहायता से 6 प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। 50वां प्रश्न है, केषां वर्णानाम उद्दात अनुदात स्वरित संज्ञा भवन्ति। किन वर्णों की उद्दात अनुदात और स्वरित संज्ञा होती है? अचाम, हलाम, ऊष्म वर्णानाम, अंतः स्थानाम। अचों की, हलों की, ऊष्म वर्णों की या फिर अंतःस्थ वर्णों की? तो उद्दात अनुदात और स्वरित संज्ञा होती है स्वरों की, अचों की। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र भवति। सवर्ण संज्ञा का विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहिता, तुल्याश्य प्रयत्नम, सवर्णम, हलंत्यम या फिर तस्य लोपः। तो सवर्ण संज्ञा का विधान करता है तुल्याश्य प्रयत्नम, सवर्णम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, पाणिनीय व्याकरणानुसारे कति इत संज्ञा विधायकानि सूत्राणि। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार कितने इत संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र हैं? 4, 5, 6 या 10? पाणिनि ने कितने सूत्र बताए हैं जो इत संज्ञा का विधान करते हैं? तो वो है 6। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखितेषु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। निम्नलिखित में से इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र नहीं है। हलंत्यम, चूटु, शह प्रत्ययस्य या फिर तस्य लोपः। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तस्य लोपः सूत्र इत संज्ञा का विधान नहीं करता, अपितु जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होगा, इस प्रकार का विधान करता है। 54वां प्रश्न है, पद संज्ञा केन सूत्रेण भवति। पद संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? विरामो अवसानम, सुप्तिङन्तं पदम, शेषोऽध्य सखी या फिर हलो अनंतरा संयोगः। तो पद संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र होता है सुप्तिङन्तं पदम। सुबंत और तिगंत जिनके बाद में सुप इत्यादि प्रत्यय लगे हों और तिंग इत्यादि प्रत्यय लगे हों, उनकी पद संज्ञा होती है, उनको पद कहा जाता है। ये विधान करता है सुप्तिङन्तं पदम। 55वां प्रश्न है, संयोग संज्ञकः नास्ति। निम्नलिखित जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द में संयोग संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा शब्द संयोग संज्ञक यहाँ पर नहीं है? तो विद्यालयः, गुरुः, इंद्रः या फिर हलंत्यम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुरु। कैसे? क्योंकि संयोग संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है हलो अनंतरा संयोगः। अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके मध्य में कोई भी स्वर ना हो उनकी संयोग संज्ञा होती है, उनको संयोग संज्ञा कहते हैं। तो जहाँ पर भी आपको आधे अक्षर दिखाई दें किसी भी शब्द में, तो वहाँ पर तो निश्चित रूप से संयोग संज्ञा हुई है। तो विद्यालय में द और य की संयोग संज्ञा हुई है, इनका संयोग हुआ है। इंद्रह में द, न और र, इन 3 का संयोग हुआ है। हलंत्यम में न, त और य, इन 3 का संयोग हुआ है। जबकि गुरु में कोई भी संयोग संज्ञक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम। संहिता संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है हलो अनंतरा संयोगः, परः सन्निकर्षः संहिता, आदिरंतेन सहेता या फिर अदर्शनम लोपः। तो संहिता का विधान करता है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों का अत्यधिक सामीप्य संहिता कहलाता है और इसी सूत्र के अनुसार संधि भी की जाती है वर्णों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम। लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है
तस्य लोपः हलन्त्यम अदर्शनम लोपः लशक्व तद्धिते। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा भी गया है। इसमें विद्यार्थी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये प्रश्न मैंने शॉर्ट्स में भी बात की है। देखिए चैनल पर बीच बीच में मैं कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ जिसमें कि एक क्वेश्चन हम 1 मिनट में देखते हैं, तो वहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विद्यार्थी को कंफ्यूज कर देते हैं और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं शॉर्ट्स के अंतर्गत रखती हूँ। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप चैनल पर जाइए, शॉर्ट्स के नाम से भी एक प्लेलिस्ट है, या तो आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर शॉर्ट्स देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर शॉर्ट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें अभी कोई 5-6 शॉर्ट्स हैं, तो अभी के लिए आप उनको देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश इसमें किया गया है। यहाँ पर हम बात करें कि लोप संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, कौन सा सूत्र ये बताता है कि लोप क्या होता है। लोप संज्ञा का विधान करने का तात्पर्य ये है कि कौन सा सूत्र ये बताता है कि लोप क्या है। तो तस्य लोपः जो सूत्र है वो इत संज्ञक का लोप करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि लोप क्या है। हलंत्यम सूत्र क्या करता है, अंतिम हल की इत संज्ञा करता है, तो ये इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। अदर्शनम लोपः सूत्र ये बताता है कि अदर्शन हो जाना, दिखाई ना देना ही लोप है। तो लोप संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है अदर्शनम लोपः। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो ये लशक्व तद्धिते है, ये भी इत संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। 58वां प्रश्न है अ इ उ री वर्णानाम प्रत्येकस्य भेदा भवन्ति। अ इ उ री ये जो स्वर हैं, इनमें से इन प्रत्येक वर्णों का कितने भेद होते हैं, इन प्रत्येक वर्ण के कितने कितने भेद होते हैं, 10, 12, चतुर्दश या फिर अष्टादश। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनके प्रत्येक के उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक अनुनुनासिक और ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इसके अनुसार प्रत्येक के, जैसे अ के 18 भेद होते हैं, ई के 18 भेद होते हैं, उ के 18 भेद होते हैं और री के भी 18 भेद होते हैं। तो इन चारों ही वर्णों में प्रत्येक के कितने कितने भेद होते हैं, 18। इनके विषय में भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, संज्ञा प्रकरण से संबंधित वीडियो में आप ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ए ऐ ओ औ वर्णानाम प्रत्येकस्य भेदा भवन्ति। इन चारों वर्णों के प्रत्येक के कितने भेद हैं, होते हैं, 12, अष्टादश, त्रयोदश या फिर 63। तो चूंकि ये दीर्घ है, इनमें ह्रस्व नहीं होता, इसी कारण दीर्घ और प्लुत, इसके अतिरिक्त उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक अनुनुनासिक, इस प्रकार से इनके 12 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर 12 यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है प वर्णात् पूर्व विद्यमानः अर्धविसर्गः कथ्यते। प वर्ण से पूर्व अगर अर्धविसर्ग विद्यमान हो तो वो प क्या कहलाता है, इस तरीके का जो होता है वो क्या कहलाता है। अब चूंकि मैं ये टाइप करना चाह रही थी लेकिन टाइपिंग हो नहीं पाई अर्धविसर्ग की, तो इस तरह से जहाँ पर लिखा हो तो ये वर्ण क्या कहलाता है, जिव्यामूलियम, उपदमानीयम, यम या फिर अनुस्वार। तो ये कहलाता है उपदमानीयम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 1-2 बच्चे इस तरीके के भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम 30 प्रश्न बहुत कम है, 50 प्रश्न लेकर आइए। तो अगर आप देखिए ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे पूर्व भी हम 2-3-4 बार संज्ञा प्रकरण से संबंधित या और भी टॉपिक से संबंधित बहुत बार प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। टेस्ट पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सीरीज़, इस तरीके की बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं चैनल पर जहां पर आपको ये क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा प्रश्नों को। इसके अतिरिक्त मैं भी यहाँ पर प्रयास करूँगी कि मैं 30 से बढ़ाकर 40, 45, 50 तक इसकी संख्या कर पाऊँ। तो आज का ये विषय अब यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये पसंद आ रहे हैं।
इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो संस्कृत भाषा से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आगे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसके बारे में पता चल सके। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।